ऐसे डिपोधारक के माध्यम से कि वो समय पर राशन नहीं देते हैं, जब उनका मन करता है तब वो देते हैं। हमने जो डिपार्टमेंट की जो शर्तें हैं नियमानुसार वैसा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है। डिपो होल्डर के लिए क्राइटेरिया रहता है कि रोजगार होना चाहिए, कि उसका परिवार का कोई एम्प्लॉय ना हो, इस तरह का क्राइटेरिया रहता है। इस कहते सुनिए कि उनके घर के एम्प्लॉय हैं, इसके बावजूद उनको डिपो मिला है। कई जगह ऐसा है कि वो पंचायत प्रधान है या तो फिर या तो कोई वार्ड मेंबर है। तो मुझे लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो भी मेंबर या प्रधान रहता है तो उनको ये नहीं मिल सकता। तो डिपो में जैसे हमने कई जगह देखा है कि डिपो खोलने का समय नहीं होता है, उसको बंद करने का समय नहीं होता है। तो पहले ये बताओ कि सरकार ने कोई नियम बनाया है कि डिपो किस टाइम खोल सकता है, कब बंद होगा, या फिर कोई छुट्टी का भी निर्धारण है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अब वो जब जाते हैं राशन लेने तब वो फट्टा लगा होता है कि बंद होता है। थोड़ा सा पता तो चले कि डिपो के खोलने और बंद होने का समय क्या है। प्रतिबंधित पॉलीथीन इस्तेमाल हो रहा है, तो इस मामले में कई दफ़ा हमने खुद देखा है कि कई चीज़ें उसमें आती हैं। तो इस मामले में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बाहर तो रेट से ज़्यादा वसूली होती है कई जगह। उनको लगता है कि कोई फ्रिज का चार्ज है, कोई अपनी मर्जी से ग्रामीण क्षेत्रों तो इस तरह की होती है कि भी ये जो चीज़ आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो इस मामले में क्या रहता है डिपार्टमेंट का रोल? मार्केट रूल जैसे दूध क्या रेट जिसमें लिखा है 30 रुपये, लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि भाई अब ग्राहक तो आएगा उसके पास, लेकिन उसके एक्स्ट्रा कोई 5 रुपये ले रहा है, कोई 2 रुपये ले रहा हो, कोई 10 रुपये ले रहा है कि फ्रिज का खर्चा है। तो क्या वो खर्चा वसूल कर सकता है? डिपो धारक है, उनकी एक डिमांड रही है कि उनको फिक्स सैलरी की कोई व्यवस्था की जाए। तो आपके पास भी इस तरह की डिमांड आती रही, तो इसमें आपकी तरफ से वकालत होगी कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुवेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम डीएफएससी के ऑफिस में पहुंचे हैं, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के दफ्तर में पहुंचे हैं और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय हमलाल जी से हम बात करेंगे कि चंबा जिले में उनका विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है। क्योंकि चंबा जिले की जनता के साथ इस विभाग का सीधा संपर्क रहता है, क्योंकि बिना राशन के परिवार नहीं जी सकता और राशन की जो आपूर्ति है चंबा जिले में वो इस विभाग के तहत ही होती है। कहाँ पर राशन की कमी चल रही है और कहाँ पर कितनी आपूर्ति राशन की जानी है, वो सारी व्यवस्था इसी विभाग के माध्यम से होती है। इसलिए ये विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो विभागाध्यक्ष हैं, जो जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हैं विजय हमलाल जी, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आजकल उनका विभाग कार्य कर रहा है, कहीं राशन की शॉर्टेज तो नहीं है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र में चंबा जिले का एक भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह से हम देखते हैं पांगी, वहाँ पर भी यहाँ से राशन की सप्लाई भी होती रही है। इसके अलावा और भी ऐसे पॉकेट हैं, बोलने को वो जनजातीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पर राशन की खेप पहुँचाना भी चुनौती से भरा रहता है। तो हम सीधे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू बेटा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, चूँकि अभी विंटर सीजन ही चल रहा है, मैं मान के चलूँ, और राशन की जहाँ पर खेप पहुँचनी थी या वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, खासकर जनजातीय क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो? बेटा जी, अगर हम जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो प्योरली ट्राइबल एरिया आता है वो पांगी क्षेत्र है और भरमौर भी ट्राइबल एरिया में ही आता है। लेकिन जो पांगी का एरिया है वहाँ एक साल की सप्लाई जो है वो एडवांस चली जाती है और ये अक्टूबर मास तक जितना भी साल का उन लोगों का कोटा बनता है उसके हिसाब से वहाँ पहुँच जाता है। और जहाँ बात रही भरमौर की, भरमौर में 6 महीने का एडवांस का कोटा चला जाता है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हम देखें तो वहाँ कनेक्टिविटी रहती है रोड की, तो 6 महीने का कोटा जो है उनको एडवांस में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का, उनको मार्च तक का एडवांस में भेज दिया जाता है। और नियमित रूप से आगे भी सड़कें क्योंकि क्लियर रहती हैं भरमौर की, तो वहाँ बाद में भी कोटा जो है उसका दिया जा रहा है। अच्छा, जनजातीय क्षेत्र पांगी में 1 साल का, और जनजातीय क्षेत्र भरमौर की बात की जाए उसमें गैर जनजातीय क्षेत्र भी आता है सर? क्या गैर जनजातीय क्षेत्र के एरिया को भी उसमें सम्मिलित करते हैं आप सर? हाँ बिल्कुल, जो भी गैर जनजातीय क्षेत्र को छोड़ के 127 उचित मूल्य की दुकानें ऐसी हैं चंबा जिला में, उनको छोड़ के गैर जनजातीय क्षेत्र में जो स्नो बाउंड है, तो स्नो बाउंड का जो, जैसे विंटर में जब स्नोफॉल हो जाता है तो वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भी हम 3 महीने का जो है एडवांस कोटा, जैसे आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का
3 महीने में इकट्ठा हम कोटा दे देते हैं और मार्च में फिर 15 के बाद दूसरी अगली सप्लाई भी शुरू हो जाती है। और उनको ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है कि जहाँ बर्फ़ से कट जाए ताकि उनको राशन लेने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई कठिनाई ना आए, तो जो सस्ता राशन है जो लोगों को उपलब्ध होता है वो एडवांस में भेज दिया जाता है। जैसा कि आपने उचित मूल्यों का जिक्र किया है, हमने भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से चंबा जिले की हम पूरे जिले की बात करें तो कई पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पर जो उचित मूल्य की दुकान या कहें डिपो जो है काफ़ी दूर रहता है और उसमें आप कैसे राशन का वितरण करवाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई जगह ऐसे हैं कि 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल चढ़ाई करके राशन लेना आना पड़ता है, तो वहाँ पर कैसे व्यवस्था करते हैं आप? आज की तारीख में सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गांव में 2 किलोमीटर से की दूरी से ज़्यादा कंज्यूमर को जाना ना पड़े, तो 2 किलोमीटर तक की दूरी पे हर जगह उचित मूल्य की दुकानें हैं। लेकिन फिर भी यदि कहीं और ऐसी व्यवस्था पड़ जाती है कि जैसे 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऐसा कोई गांव है जिसमें उचित मूल्य की दुकान नहीं है और 150 तक राशन कार्ड होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है वहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसका मामला जो है वो तैयार करके पीडीसी कमेटी से अप्रूव करवा के और वो गवर्नमेंट को भेजा जाता है और गवर्नमेंट उसको स्पेशल सैंक्शन देती है, क्योंकि साथ के साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो उचित मूल्य की दुकान चलाएगा उसकी वाइबिलिटी भी रहेगी, उसके लिए अपना भी कुछ उसमें रीजनेबल एक जिसको बोलते हैं वाइबिलिटी उसकी बन रही है या कहीं वो घाटे में ही तो नहीं जा रहा है। तो अगर पब्लिक डिमांड हो तो ऐसा भी गवर्नमेंट कर रही है ताकि 2 किलोमीटर से ऊपर किसी को जाना ना पड़े। मुझे लगता है कि उचित मूल्य की दुकान जो है वो गांव के लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। मुझे लगता है कि जितना राशन वहाँ डिपो में मिल जाता है उनसे उनका घर परिवार चलता है। तो कई ऐसे डिपो धारक हैं, हमें भी शिकायतें आती हैं मीडिया के माध्यम से कि वो समय पर राशन नहीं देते हैं, जब उनका मन करता है तब वो देते हैं। तो इस मामले में आपको भी आती होंगी शिकायत? जी हाँ, हमें भी आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है ताकि ये जो पिलफरेज हो रहा है ये बिल्कुल ना हो, कि जो जिस लोगों के लिए जो चीज़ भेजी जा रही है सरकार के द्वारा, कि जैसे गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय अन्न योजना में है जिनको 3 रुपये 20 पैसे की दर से आटा और 3 रुपये की दर से चावल दिया जा रहा है। और अभी केंद्र सरकार ने उन लोगों के लिए 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल जो है वो फ्री में जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। तो उनकी व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि जितने भी हमारे 1 लाख और 43,000 परिवार जो चंबा जिला में है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इनको बेनिफिट मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं? जी, ये स्पेशल बेनिफिट इनको जो फ्री का राशन है ये मार्च तक चलेगा। ये पिछले साल से शुरू हुआ था अप्रैल से और इस साल मार्च तक ये चल रहा है। तो ये फ्री का है, उनको जो नियमित कोटा है उसके अतिरिक्त है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आते हैं उनको फ्री में राशन, पहले मुझे लगता है कि नवंबर तक थी जी ना, उसके बाद बढ़ा दी मार्च तक उनको जो फ्री में राशन मिलेगा। जी, वो भी मिल रहा है और ऐसा चलते जो है पिलफरेज की बड़ी संभावना बनी रहती है। जैसे फ्री में राशन आ रहा है तो नेचुरली डिपो होल्डर जो है वो ब्लैक में भी कर सकता है या कुछ हेरा फेरी के ऐसे कई बार आ जाते थे या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो इसके लिए हमने ये जो आप पीछे देख रहे हैं एक गवर्नमेंट से हमें पोस्टर आया है, ये हमने हर फेयर बाय शॉप पे भेजा है। इससे पहले भी छोटे पोस्टर ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि हमारा जैसे उचित मूल्य की दुकान पे कोई व्यक्ति जाएगा तो वो देख सके कि इसके ऊपर इन गरीब लोगों को जो है जो 56.23% है, जैसे 1,43,000 मैंने राशन कार्ड बताए हैं फैमिलीज, तो उसका जो 56% है वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फ्री का अन्न का उनको लाभ है, तो ये पोस्टर वहाँ लगा दिए गए हैं। जहाँ तक रही बात शिकायतों की, तो शिकायतें आप भी आती हैं, लेकिन अब इस टाइप की शिकायतें आ रही हैं कि जी हमें प्रिंटेड बिल नहीं मिला या कुछ मतलब बायोमेट्रिक के बिना मतलब दिया नहीं जा रहा है। तो जितने भी हमारे कार्ड धारक हैं और जितनी भी फैमिली 5 लाख 5.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, उनके सारे बायोमेट्रिक हमारी मशीन में है जी, और ई पोस्ट के माध्यम से सारा वो उसमें चढ़ता है, उसमें स्टॉक्स वगैरह और पोस्ट के माध्यम से ही उनको राशन दिया जा रहा है, चाहे वो स्कैन करके दें या कैसे भी करें, लेकिन पहला प्रेफरेंस
फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से दिया जा रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक से यही पता लग सकता है, तभी पता लग सकता है कि जेन्युइन आदमी को गया है, वो जो राशन भेजा था जिस कैटेगरी के लिए उसको मिला है, तभी जब वो उसका बायोमेट्रिक लगा। पर एक बात है, ठीक है, आपने जो डिपार्टमेंट की जो शर्तें हैं नियमानुसार वैसा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, ये मानते हैं आप बात चंबा जिला में? ये बात बिल्कुल सही है। अभी भी हमने 31 फेयर प्राइस शॉप ऐसी हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पर कैसे व्यवस्था बनती है? वहाँ भी वहाँ बायोमेट्रिक जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ भी कार्ड स्कैन से जो है राशन दिया जाता है। लेकिन कार्ड स्कैन होगा, लेकिन उसमें ये संभावना बनी रहती है कि एक आदमी अगर 3 कार्ड ले गया तो वो स्कैन करके उसका राशन निकाल सकता है, लेकिन बिना कंज्यूमर की मर्जी से, मतलब जो पात्र व्यक्ति है उसी को राशन उसी को, मिलेगा। परिवार का जो भी सदस्य आएगा उसी को राशन मिलेगा। उसी को मिलेगा। और उनका जो है एक डाटा बना लिया जाता है कि इस आदमी को ये लेके गया है, अगर स्कैन करके दिया हो। अथॉरिटी समझ लो कि ताकि जिसका बायोमेट्रिक नहीं लगा है वो राशन कार्ड जो है वही अथॉरिटी है। कई बार ऐसा उसका नाम के किसी तीसरे आदमी के पास है तो उसका खासकर जो गरीबी रेखा के नीचे है उन कार्डों का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है कि इस आदमी को ये राशन दिया रहता हूँ। हाँ जी, जहाँ बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है। पर आपको लगता है कि कई जगह जहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है, जैसे आप कार्ड स्कैन की, तो ये जो जिनको मतलब जहाँ पर सर्वर की दिक्कत रहती है कनेक्टिविटी, उनको तो ऐसा लग रहा है कि उनको तंग करने के लिए सरकार ने ये नियम बना दिए। हाँ, लोगों को तो ये भी बात, कईयों को बायोमेट्रिक नहीं लगते हैं तो वो भी परेशान तो होते हैं कि भाई बायोमेट्रिक लग नहीं रहा है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हम गाँव के लोग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वो मेहनत मजदूरी करने वाले जो होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे अमूमन वही आते हैं, तो उनके जो फिंगरप्रिंट हैं कई बार कुछ टाइम के बाद जो है वो घिस जाते हैं, कोई ना कोई मतलब उनमें ऐसी वो आ जाती है, वो मैच नहीं करते हैं। तो अगर 5 आदमी का सदस्य है तो 5 में से कोई भी ले जा सकता है। उसमें ये नहीं हो सकता कि 5 में से एक के भी नहीं लग रहे हैं। मतलब लेकिन विभाग के माध्यम से तंग करने के लिए नहीं, ये नियमानुसार मतलब उनको सहूलियत के लिए, ताकि जो सही व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है जिसको कहते हैं, उसी को ये बेनिफिट मिले, इसलिए किया जा रहा है। और वो वैसे जो अभी गवर्नमेंट ने NFS एक्ट पास किया है जिसमें कि गवर्नमेंट कमिटेड ही है देने के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो उतना राशन देगी 15 किलो चावल और अपना 20 किलो गेहूँ। अब गेहूँ की जगह फोर्टिफाइड आटा दिया जा रहा है, तो वो 18 किलो 200 ग्राम बनता है, तो वो उस हिसाब से 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से दिया जा रहा है। तो ये इसीलिए ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को मिले। चलो आपकी योजना ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ सर, चंबा जिले में कितने डिपो धारक हैं? चंबा जिला में पांगी को डाल के 503 है और 502 फेयर प्राइस शॉप होल्डर हैं, और जो पांगी को अगर छोड़ दिया जाए तो भरमौर और सारा ये मतलब पांगी एरिया को छोड़ के 469 फेयर प्राइस शॉप होल्डर है। अच्छा, नई दुकानों के समय पर मैं देखता हूँ कि आपकी मतलब उसमें निविदाएं या मुझे लगता है कि आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कि नई दुकानें खोल रहे हैं, तो उसमें प्रोसीजर क्या रहता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 किलोमीटर के दायरे में, ताकि लोगों को उससे ज़्यादा जाना ना। जो डिपो होल्डर किस तरह है, उसका डिपो होल्डर के लिए क्राइटेरिया रहता है कि रोजगार होना चाहिए, कि उसका परिवार का कोई एम्प्लॉय ना हो, इस तरह का क्राइटेरिया रहता है? इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले जो है पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि जो पंचायत का प्रधान होता है वो जो विलेज लेवल की विजिलेंस कमेटी है, फेयर प्राइस शॉप की विलेज लेवल की वो फेयर प्राइस शॉप पे विजिलेंस कमेटी है, उसके प्रधान होते हैं, और जो पंचायत का सचिव हैं वो उनके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे पहली प्राथमिकता है पंचायत को दिया जाए। अगर पंचायत ये ना चाहे कि हम नहीं कर सकेंगे इस फेयर प्राइस शॉप को, तो उसके बाद स्वयं सहायता समूह है, उनको गवर्नमेंट ने प्राथमिकता दी है। अगर वो भी उसमें से भी कोई एप्लीकेशन ना आए तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डिफंक्ट है और वो प्रॉपर्ली मतलब अप्लाई नहीं करती है, तो उसके बाद फिर एकल नारी, फिर अनएम्प्लॉयड यूथ, फिर हैंडीकैप्ड, फिर ऐसे ऐसे वो नीचे, फिर अनएम्प्लॉयड यूथ के बाद हैंडीकैप्ड और एकल नारी, ऐसे मैंने बताया, इस क्रम से नीचे तक वो पात्रता बिल्कुल बनी है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। और इमर्जिंग हिमाचल करके जो साइट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, हम जो भी अब एप्लीकेशन जहाँ नई फेयर प्राइस शॉप खुलनी होती है कि जरूरी है कि वहाँ खोलनी पड़ी है। पर एक ईमानदारी से कहें सर, क्योंकि देखो आप विभागाध्यक्ष भी हैं इस डिपार्टमेंट के, आपको नहीं लगता है कि कई ऐसे डिपो होल्डर भी हैं जो पात्र नहीं है फिर भी वो डिपो चला रहे हैं?
जो जिसका तो अलॉटमेंट हो चुका है उसमें तो आप ये कह नहीं सकते कि वो पात्र नहीं है, लेकिन जिनके अलॉटमेंट जैसे आज से 15-20 साल 30 साल पहले से जो काम कर रहे हैं, और इसमें एक हार्नेस केस का भी कंपैशनेट ग्राउंड पे भी जो फेयर प्राइस शॉप है वो आवंटित की जाती है, तो वो तो चला ही हुआ है, उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता। अभी जो हमारा लेटेस्ट कंट्रोल ऑर्डर निकला वो 31 मार्च 2021 को आया है। तो आप सिलेक्शन जो भी हो रही है वो ये क्राइटेरिया मैंने जैसे बताया आपको, पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बाद एक भारत सरकार ने जो पात्रता निर्धारित की उसी के तहत डिपो जो है संचालित करवाया जाता है और उसी को डिपो दिया जाता है, ठीक है। 2019 के बाद बिल्कुल उसी आधार पे, और ये पीडीसी कमेटी में अप्रूव होता है, जिसके अध्यक्ष माननीय उपायुक्त महोदय होते हैं जिला के, तो उनके पास मीटिंग होती है, तो उसमें ऐसा फैसला होता मैं है। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमने कई शिकायतें सुनी कि उनके घर के एम्प्लॉई हैं, इसके बावजूद उनको डिपो मिला है। कई जगह ऐसा है कि वो पंचायत प्रधान है या तो फिर या तो कोई वार्ड मेंबर है, तो मुझे लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो भी मेंबर या प्रधान रहता है तो उनको ये नहीं मिल सकता है। आपने ये बिल्कुल सही बात बोली है कि पंचायती राज में जो प्रधान है, वार्ड मेंबर है या उसकी फैमिली है, उसको डिपो नहीं दिया जा सकता। जो मैंने 31/3/2021 की नोटिफिकेशन बताई है उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी है या उसकी फैमिली में एमएलए है, एमपी एमएलए है या जो भी नीचे मतलब वो है उसके उसमें इलेक्टेड मेंबर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इलेक्टेड है तो उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन जो पहले से ही अलॉटेड है उसके लिए अभी भी हमारा एक विचाराधीन मामला है, उसके लिए हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि जो पहले से अलॉटेड है और अभी पंचायत के प्रधान या बन गए हैं या वार्ड मेंबर बन गए हैं, तो उसके लिए हमने पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से एक लिस्ट भी मांगी थी कि बताया जाए कि कौन कौन सा प्रधान या वार्ड मेंबर बन गया है। वो हमारे पास आई है, लेकिन हमारे जो ध्यान में आती है जो बात कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसके लिए अभी हमने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि उसको क्या करना है, उसको हटा देना है या उसको रखना है, क्योंकि एक्ट में तो ये क्लियर है कि उसको अलॉट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो नोटिफिकेशन है 2021 की। अब नए सिरे से क्या हो रहा है, नए सिरे से क्या होना है उस मामले में, उस मामले में हमें अब क्लैरिफिकेशन जब आएगा तभी, क्योंकि जो पंचायती राज 1994 का है एक्ट, वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है उसको फेयर प्राइस शॉप नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो कमीशन पे काम कर रहा है, जैसे जो पंचायत का सेल्समैन है और कमीशन पे काम कर रहा है, ठीक है जी, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को नहीं दी जा सकती, और जो सेल्समैन है वो कमीशन पे है तो उसको मिल सकती है, वैसे ही इसमें व्यवस्था है। अच्छा मुझे बताओ सर, डिपो में जैसे हमने कई जगह देखा है कि डिपो खोलने का समय नहीं होता है, उसको बंद करने का समय नहीं होता है, तो पहले ये बताओ कि सरकार ने कोई नियम बनाया है कि डिपो किस टाइम खोल सकता है, कब बंद होगा, या फिर कोई छुट्टी का भी निर्धारण है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अब वो जब जाते हैं राशन लेने तब वो फट्टा लगा होता है कि बंद होता है, थोड़ा सा पता तो चले कि डिपो के खोलने और बंद होने का समय क्या है। आपने बड़ी सही बात पूछी, और ये लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपका जो आरटीआई एक्ट है वो बड़ा क्लियरली बोलता है कि जो भी फेयर प्राइस ऑफ ऑर्डर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बाहर वो लिखा रहेगा, जैसे कि ये जन सूचना अधिकारी है, ये सहायक है या कोई भी है, उसका पूरा लिस्ट उसमें अवेलेबल होना चाहिए। वैसे ही जो उचित मूल्य की दुकान है उसके ऊपर बाकायदा वो रेट लिस्ट वगैरह के क्या रेट होना चाहिए वो हमने हर जगह वो डिस्प्ले करवाई है, लेकिन फिर भी उसके खुलने का टाइम भी है कि बंद होने का टाइम भी है, हफ्ते में एक बार वो छुट्टी रख सकते हैं जो गवर्नमेंट की आज की डेट में इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से। जैसे शहरों में हमने शहरों में क्या हर जगह मंडे को फेयर प्राइस शॉप जो है बंद रहती है, संडे छुट्टी की हुई है, क्योंकि संडे को एम्प्लॉयज़ भी घर में होता है और कार्ड तो एम्प्लॉयज़ के भी है और दूसरे गरीबी रेखा के नीचे हैं उसके भी हैं, तो ताकि वो एतवार के दिन वो अपना राशन ले सकें, और सोमवार को बंद है, वो हफ्ते में एक दिन बंद रख सकते हैं, मतलब वीकली ऑफर निर्धारित किया गया है, इसके अलावा उनको और उसका टाइमिंग भी है, और टाइमिंग के लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है बाहर के ये टाइमिंग रहेगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो अगर वो जो भी टर्म कंडीशन है वो ऑथराइजेशन जब हम देते हैं उसके ऊपर सब लिखी होती है, अगर उसमें वायलेशन होती है तो अगर मान लो कि कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको नोटिस आता है और ये प्रूव हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, टाइम पे खोल नहीं रहा है, या कुछ ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर जो भी व्यवस्थाएं कानून में दी हुई है उसके हिसाब से हम उसको पेनलाइज भी करते हैं। अगर कोई ग्रॉस वायलेशन नहीं कर रहा है तो उसको लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, किया जा सकता है उसमें, ऐसा है।
अच्छा और सर ऐसा भी रहता है कि भी इतने दिन ही महीने में राशन मिलना है, ऐसा भी व्यवस्था है कि भी कई बार हमने ये भी सुना है कि भी हम डिपो धारक के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं भी अब नहीं मिलेगा, तो इसमें भी क्या प्रावधान है सर? ये नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। दिन में खुला रहना चाहिए, महीने एक भर हफ्ते में एक बार महीने भर कभी खुला रहना चाहिए। और उसके ऊपर डिस्प्ले जब भी बंद करेगा, एक महीने को छोड़, एक दिन को छोड़ के, हफ्ते की वीकली तो ऑफ। वीकली ऑफ को छोड़ के जब भी बंद करेगा, कोई इमरजेंसी है तो बाहर बोर्ड पे लिख के जाएगा कि भाई आज फेयर प्राइस शॉप इस वजह से बंद रहेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है और हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। अच्छा, जो डिपो का जो राशन का वितरण है सर, जैसे ना, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से समय निर्धारित कर रखा है कि शाम को आना या सुबह आना या इतनी तारीख को आना, तो इसमें रियलिटी क्या है सर? रियलिटी ये महीने है भर मतलब जैसे मुझे लगता है कि सपोज कोई भी पात्र व्यक्ति है ABC, ठीक है, वो राशन लेने के लिए जाएंगे तो किस महीने की तारीख को जा सकता है, या फिर महीने भर कभी भी वो राशन उठा सकता है जब तक उसने नहीं उठाया? बिल्कुल, वो जब भी जाए उसको महीने भर में वीकली ऑफ को छोड़ के उसको राशन मिले। जैसा कि इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विजय मलाल जी ने, कि जो डिपो धारक है वो कभी भी राशन कार्ड धारकों को मना नहीं कर सकता जब तक वो राशन नहीं उठाता है, और राशन कार्ड धारक महीने में जब मर्जी अपना राशन लेने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी तारीख को ही राशन लेना है। तो ये जो दर्शक हैं, मैं उनको बता दूं कि वो राशन कार्ड धारक हैं, तो वो आप जब मर्जी आपकी है, आप उस राशन को उस डिपो धारक से उठा सकते हैं जहां पर आपका डिपो है, क्योंकि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जो विजय हमलाल है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की यदि कोई शिकायत आती है तो उस डिपो धारक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था अनुसार जो डिपो धारक हैं उनको कुछ परसेंटेज मिलता है, वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, और इसकी एवज में सरकार उनको देती है। अगर सरकार की व्यवस्था अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है और इस संदर्भ में कार्रवाई की जा सकती है। और मुझे ये बताओ सर, हमने कई बार सुना है कि जो मिट्टी का तेल है वो ब्लैक में बिकता है, आपने भी सुना होगा, तो जाता कहाँ है? अब जहाँ तक मिट्टी के तेल की बात है तो ये पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर 2021 से मिट्टी का तेल जो PDS में आता था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, और उसकी जगह हिमाचल ग्रीन सुविधा योजना, जिसका नाम अब मुख्यमंत्री ग्रीन सुविधा योजना का हिमाचल सरकार ने दिया है, उसमें फ्री कनेक्शन जो है LPG का हर गरीब जिसके पास कनेक्शन नहीं है वो जब भी चाहे वो जाके अपना गैस का कनेक्शन फ्री में ले सकता है, और मिट्टी का तेल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आज की डेट में कोई भी मिट्टी का तेल उसको जलाने के लिए गवर्नमेंट अलॉटमेंट नहीं कर रही है। अच्छा, मैं ये जो हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि कईयों के माइंड में ऐसा था कि मिट्टी का तेल उनको नहीं दिया जा रहा है। मिट्टी के तेल की जो खेप थी वो सरकार की जो व्यवस्था अनुसार जो मिलती थी डिपो के माध्यम से, वो मिलनी बंद हो गई है। उसकी जगह गृहिणी सुविधा योजना जो सरकार ने योजना शुरू की है, उसके तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाता है और गैस चूल्हा भी ना। तो मुझे ये बताओ सर, ये जो गैस सिलेंडर की व्यवस्था है देने की, वो एक बार दी जाती है या फिर बढ़ाने की कोई व्यवस्था की है सरकार ने? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये योजना पहले 2018 में शुरू की गई थी, हिमाचल ग्रीन सुविधा योजना, जिसका कि नाम बदल कर मुख्यमंत्री ग्रीन सुविधा योजना रखा गया है। ये एक बार जब कनेक्शन मिलता था उस वक्त एक चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर और सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर एक बार उनको मिला है सभी को। और अभी जो बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जिन लोगों के पास एक एक सिलेंडर पहले मिला है उसको रिफिल एक 2 सिलेंडर और देगी, और जिसने डबल कनेक्शन नहीं है, सिलेंडर एक ही रहेगा लेकिन रिफिल उसका जो भरेंगे उसको वो और गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री में 2 अतिरिक्त सिलेंडर उनको देगी। मतलब उनको खाली जमा करा देना और 2 बार भरवाएगी, 2 बार भरवा देगी। 2 बार। इससे पहले भी एक सिलेंडर का व्यवस्था गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन उसमें से अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है 5,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कि उसका फ्री में जो मिल रहा था उसका बेनिफिट नहीं लिया। हालांकि 2 और अब गवर्नमेंट ने कर दिए हैं।
तो जब वो एक लेके दो और मिलेंगे। और ऐसा मुझे देखने में आया है कि यहाँ गांव के लोग जो हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं गैस का। तो उनका एक सिलेंडर जो है मुझे लगता है कि 5-6 महीने 8 महीने निकाल जाता है, क्योंकि उनका जिस हिसाब का उनका जीवन स्तर है और जिस हिसाब का उनका खान पीन है, तो गांव में लोगों का इतना ज़्यादा गैस की जो है वो खपत नहीं है। तो इस ऐसा जो रिफिल फ्री का है उससे ऐसी हमें जजमेंट मिल रही है इस बात की। जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर मिला है, फ्री में गैस चूल्हा मिला है, उन्हें मैं बता दूं कि उनके लिए सरकार की ओर से 2 अतिरिक्त जो गैस सिलेंडर भरने की व्यवस्था की है। जिन्होंने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है वो उठा सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले एक गैस सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था की थी सरकार ने। कई लोग ऐसे हैं उन्होंने भी इस तरह की सुविधा का बेनिफिट नहीं लिया है, तो उनसे इन्होंने आह्वान किया है कि वो सरकार की ओर से चलाई गई इस व्यवस्था का बेनिफिट लें। कि आज की तारीख में भी यदि किसी गरीब व्यक्ति को गैस का फ्री कनेक्शन नहीं मिला है तो वो अपना आधार कार्ड राशन कार्ड देकर गैस एजेंसी में बुक करवा सकता है। और नहीं देता है गैस एजेंसी वाला तो वो हमारे टोल फ्री नंबर है 1967 उस पर भी कर सकता है, और 11 नंबर CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट कर सकता है। और हमारे ऑफिस में भी मेरा नंबर 8894600139 8894600139 उसमें भी वो व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है कि मुझे फ्री का कनेक्शन नहीं मिला है, या मुझे अप्रोच कर सकता है, तो मैं उसकी मदद कर दूंगा कि उसको फ्री का कनेक्शन जिस गरीब के पास आज की तारीख में भी नहीं है तो मैं दिला सकता हूँ। प्रतिबंधित पॉलीथीन इस्तेमाल हो रहा है, तो इस मामले में कई दफ़ा हमने खुद देखा है कि कई चीज़ें उसमें आती हैं, तो इस मामले में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपने बड़ा सही इस प्रश्न पूछा, क्योंकि वातावरण के लिए जो पॉलीथीन है ये एक जहर का काम करता है। क्योंकि जब पॉलीथीन एक बार मार्केट में आ जाता है तो ना इसको जला सकते हैं ना दफना सकते हैं, क्योंकि जब जलाएंगे तो उससे जहरीली गैस निकलेगी और इन्वायरमेंट को ख़राब करेगी। और अगर उसको दफनाएंगे तो वो उससे जो केमिकल निकलेंगे वो धरती में मिलेंगे और हमारी जो सॉइल है उसका जो फर्टिलिटी है उसको इफेक्ट करेगा, और उसके जो ट्रेसेस हैं हमारे फूड में आएंगे और वो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और आज की डेट में मैं बता दूं कि पॉलीथीन का अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल रहा नहीं है, सिर्फ पॉलीथीन का इस्तेमाल है रैपर में और उसमें आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है इसमें कि 70 रुपये किलो के हिसाब से गवर्नमेंट म्युनिसिपल कमेटी जो पॉलीथीन ऐसे सर्कुलेशन में आ रहा है जिसको हम रैपर में या किसी चीज़ की पैकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको सेग्रीगेट उसको इकट्ठा करके पता नहीं इसको कहीं सड़क निर्माण के लिए या किसी काम के लिए इसको यूज़ कर रही है, तो ये ऐसे ना जाए, ज़मीन में ना जाए या इसको कोई जलाए नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गवर्नमेंट इसको खरीदेगी, जो भी इकट्ठा करके देगा। जैसे रिफ्यूज़ भी करें वो इकट्ठा करते हैं तो उनसे गवर्नमेंट खरीद सकती है। अगर यहाँ जानकारी ना हो तो वो मैं आपको जो इस्तेमाल कर रहे हैं सर उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रैपर के उसमें आ रहा है, तो इसमें आज की डेट में जैसे जो पहले सब्जियों में आता था, सब्जियां मतलब उसमें देते थे, या जो दुकानदार हैं वो उसमें राशन वगैरह या जो कुछ डाल देते, अब वो आज की डेट में वो बिल्कुल बंद है। पर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए चेकिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत से डिपार्टमेंट इसमें है वो करने के लिए, चेकिंग के लिए। हमारा डिपार्टमेंट भी है इसमें मुख्य है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंटों को पावरें दी हुई है, तो हमारे पास इंस्पेक्टर की एक कमी है, थोड़ी 2 ही इंस्पेक्टर हैं, एक के पास जल्दी आप भी उसमें हम कर रहे हैं उसमें भी। तो जो हमारे उसमें आता है, हमारा टारगेट फिक्स है कि 8-10 इंस्पेक्शन तो हर इंस्पेक्टर करेगा महीने में इसकी पॉलीथीन की। तो जो हमारे नॉलेज में आ रही है वो उसको कर रहे हैं, इसका एक्ट बना होगा बाकायदा। अच्छा, निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली होती है कई जगह, उनको लगता है कि कोई फ्रिज का चार्ज है, कोई अपनी मर्जी से ग्रामीण क्षेत्रों तो इस तरह की होती है कि भी ये जो चीज़ आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो इस मामले में क्या रहता है डिपार्टमेंट का रोल सर? हमारे डिपार्टमेंट का मेन रोल एक ही है। हमारे जो उपभोक्ता मंत्रालय है उन्होंने एक स्लोगन दिया हुआ कि जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो का मतलब यही है कि अपनी जानकारी ही उसके लिए सब कुछ हुआ है। जैसे आजकल बहुत सी चीज़ें जो है पैकेज कमेटी आ रही है तो उसके ऊपर रेट दिया होता है मैक्सिमम, तो उसके ऊपर बार्गेन कर सकता है। जैसे पीछे सरसों के तेल का रेट बढ़ा था तो कई कंपनियों ने 235 रुपये का लीटर, 240 रुपये का ऐसे प्रिंट डाला था,
जबकि उसका एक्चुअल रेट जो था वो 205 या 8 रुपए से ऊपर नहीं बनता था। हाँ, पतंजलि का हमने देखा तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो आ रहा था मार्केट में, उसमें 205 रुपये प्रिंट था, जो कि हमें सही प्रतीत हुआ कि ये वाकई सही रेट है। और दूसरा जो था वो लोगों को ठगने के लिए था सारा ड्रामा। जैसे वो अपने कस्टमर बनाने के लिए जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऑयल का वो करती हैं, पैकेज व्यापार करती हैं जो, तो वो क्या करती हैं कि किसी डीलर को बोल देंगे कि भाई हम आप 235 रुपये प्रिंट पे हम दे रहे हैं आपको, आप 200 में बेच दो, चाहे 210 में बेच लो, चाहे 235 में बेच लो, क्योंकि एमआरपी का एक ऐसा एक्ट है कि मैक्सिमम रेट पे वो बेच सकता है, एमआरपी है उसके ऊपर। लेकिन वो उसके लिए सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। अब जो ठगा जाएगा वो तो 235 का खरीद लेगा, लेकिन जो कोई पूछेगा कि नहीं यार ये ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है, जब वो जागो ग्राहक जागो, जो जागता हुआ ग्राहक है वो जाएगा तो पहले देखेगा, ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा। यस, और इसके लिए हम सेमिनारों का आयोजन भी कर रहे हैं। अलग अलग लोगों को, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको जानकारी स्प्रेड करते हैं कि हमें कितना जागरूक हो के हमें किसी भी चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए। मतलब एमआरपी रेट से ज़्यादा नहीं वसूली जा सकती जो भी कीमत। एमआरपी रेट से तो कोई किसी भी उसमें वसूल कर नहीं सकता है, वो तो इतना तो जागरूकता रखनी है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि एमआरपी जो है वो मन माफी की तो नहीं डाल दी। कोई बिल देता है और उसके तहत ज़्यादा वसूली करता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है, तब तो हो सकती है कार्रवाई। बिल्कुल, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई है। अच्छा, डिपार्टमेंट का रोल अवेयरनेस का है सिर्फ। अगर कोई ठगा जाता है या कुछ किसी के साथ धोखाधड़ी होती है, कुछ और होता है, उसके लिए उपभोक्ता अदालतें बनी है, वो जिला स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तो उसके लिए अवेयरनेस मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ खरीदी है आपने, तो 80 रुपये से ऊपर कोई भी अगर चीज़ बिके तो उसका बिल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वो बिल भी देता है और उसमें फिर कुछ कमियां पाई जाती हैं, जो कुछ भी उसको लगता है कि उसने कुछ हेरा फेरी की है, तो वो उपभोक्ता अदालत में जा सकता है। प्राइस की बात कर रहे हैं तो अभी आज की डेट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक, स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है कि 31 मार्च तक जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, इनके ऊपर पैकेज क्वांटिटी को छोड़ के जो लूज बिकते हैं, जो आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है जिन चीज़ों को, तो उनके ऊपर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो फिक्स है और वो माननीय जिला दंडाधिकारी द्वारा फिक्स करवाया हुआ है। तो उसके लिए यही है कि जितने की उसको आई है चीज़, उसका इतने % उसको लाभांश मिलेगा, जो उसके लिए प्राइस लिस्ट लगाना जो है उसको जरूरी है, मैंडेटरी। बिल्कुल 31 मार्च तक ये चलेगा। अच्छा, मुझे बताओ सर, ये जो डिपो धारक है उनकी एक डिमांड रही है कि उनको फिक्स सैलरी की कोई व्यवस्था की जाए, तो आपके पास भी इस तरह की डिमांड आती रही, तो इसमें आपकी तरफ से वकालत होगी कि नहीं सरकार के साथ? हमारी तरफ से इसमें कोई वकालत नहीं होगी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो लोगों के हित के लिए बनाती है, किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं है। जैसे डिपो होल्डर एक व्यक्ति विशेष है, तो उसके हित के लिए नहीं है ये पॉलिसी। और जो NFSA एक्ट है, और हमारे पास जो जानकारी हमें मिली है कि जो जानकारी का जो एक्ट में प्रोविजन है, उसमें ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट मोटिव ड्रिवन मोटिव जो व्यक्ति होगा, उसको उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा। उसी व्यक्ति को जो सोशल सर्विस समझ के, जो जिसका मोटिव ये होगा, तभी तो इसकी प्राथमिकताएं ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये फिक्स की गई है। तो प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव से उनकी ये बिल्कुल नाजायज़ है डिमांड कि भाई उनको वेतन दे दिया जाए या कुछ और किया जाए उनके लिए। तो उसमें बड़ा एक्ट में बड़ा क्लियर है, उसमें जो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर है जो 2019 में निकला है, स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है, उसमें बड़ा क्लियर किया। मैं लोगों को सिर्फ एक ही स्लोगन देता हूँ कि जागो ग्राहक जागो, चाहे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई राशन को ले रहे हो या किसी बाजार में दूसरी चीज़ को ले रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, बूट खरीद रहे हो, सूट खरीद रहे हो, या टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं ले रहे हैं, तो उसको सोच समझ के, देख सुन के, उसका प्राइस असेस करके, उसका दाएं बाएं पता करके और जागरूकता के साथ ही खरीदारी करें। मैं एक टीवी का वो बताऊंगा, उसमें एक आता है कि सुबह जब पूछते हैं, उस पर एक कंज्यूमर को पूछते हैं, एक लेमैन को, कि भाई आपको ये सरकार का क्या लग रहा है स्कीम के बारे में, बोलता है जिसको जानकारी है उस स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है। तो वो बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि जागो ग्राहक जागो, जो भी खरीदारी करें वो सोच समझ के करें, देख सुन के करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डीजे हमलाल जी ने बड़ी बेबाकी से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है और जो लोगों के इशू थे वो भी हमने इनके समक्ष रखे और इन्होंने उनके जवाब भी दिए हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। हम उम्मीद करते हैं और आपको इस विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो इन्होंने अपना नंबर भी बताया है, तो इनसे आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल इन शख्सियत से हमने यही बात की है। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।